अनोखे लोगों की दुनिया। काफी रिपोर्टर के बीच बैठी हुई शालिनी की बात सुनने के लिए सभी लोग इत्मीनान से बैठे थे। शालिनी मैडम, आप बताइए ना अनोखी दुनिया की बुक के बारे में आपका क्या कहना है। आपकी किताब काफी अच्छी लगी है और हमने सुना है कि ये सच्ची घटना और लोगों पर आधारित है। तो किस गांव की है ये कहानी? हाँ मैडम, आजकल आप अपनी लिखी हुई इस कहानी की वजह से काफी सुर्खियों में हैं। हमें थोड़ा अनुमान है, हमने आपकी किताब भी खरीदी हुई है, लेकिन आपकी जुबान से इस कहानी को सुनना चाहते हैं। आप इतना प्यार से पूछ रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। दरअसल मैं अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट की वजह से उसी गांव में कुछ रिसर्च करती हुई पहुंच गई थी। मेरी कोई सहेली मेरे इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहती, बट मैं खुद रिसर्च करूंगी। आखिर कोई इस गांव में क्यों नहीं आता है? क्यों बाहर के लोग मुझे मना कर रहे थे यहाँ आने से? अब मैं इस गांव में आ गई हूँ, पर जाऊं कहाँ? शालिनी थोड़ी और आगे बढ़ती है तो देखती है अजीब अजीब से लोग उसके आसपास थे। किसी के हाथ लंबे थे तो किसी के पैर लंबे थे और हाथ छोटा। किसी बच्चे के हाथी जैसे कान थी तो किसी औरत की लंबी पूंछ थी तो किसी औरत की लंबी मूंछ। किसी के लंबे सोने जैसे बाल थी तो किसी की बड़ी सी नाक। बच्चे औरत से लेकर बड़े बूढ़े तक अजीब किस्म के दिख रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी लंबी गर्दन को आसमान में किए हुए पक्षी को घूर रहा था। इतना अतरंगी अनोखा देख शालिनी हक्की बक्की रह जाती है। जा महिला, ये मैं क्या देख रही हूँ? यहाँ के लोग तो साधारण से बिल्कुल नहीं दिखते। बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, यहाँ तो सभी अजीब हैं। उस औरत की पूंछ है और वो अपनी पूंछ से झाड़ू कैसे लगा सकती है? ए उषा, देखा, मैंने अपने घर की सफाई इस पूंछ से कर दी है। पता है मेरी झाड़ू खराब हो गई थी, पर अब मेरी पूंछ ही काम आ रही है। अच्छा देखना, मेरे ये सोने के बाल किसी काम के नहीं है। कितने अजीब से लग रहे हैं, कड़ ही नहीं रहे। ना हम इन बालों को तोड़कर अपने घर में राशन पानी ला सकते हैं, क्योंकि सुनार पर भी इतना पैसा कहाँ है। सही बोली, उस अजीब घटना की वजह से हमारे गांव को नजर ही लग गई है। सब बर्बाद हो गया। माँ, मेरे लंबे कानों की वजह से मुझे दूर से कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कि कोई शेर आने वाला है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या 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 क्या? शेर कैसे आ सकता है? अरे मोरी मैया, शेर! जल्दी से हम अपने अपने घर में घुस जाते हैं, वरना वो शेर किसी को खा जाएगा। अरे मुकेश, माया काकी, जल्दी चलो, हमें कुछ सोचना भी है शेर के लिए। कहीं आ गया तो जाल है ना आप लोगों के पास? नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, अपने अतरंगी अनोखे कान नाक पैर से उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तुम सब भूलो मत, मेरे पास तीसरी आंख है और इसका मैं अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, इस बूढ़ी अम्मा की तो 3 आंखें हैं। ये लोग तो बच भी जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं जल्दी से किसी के साथ ही छुप जाती हूँ। वो सब लोग अपने घर में घुस जाते हैं। इस बीच शालिनी भी उन औरतों आदमियों के साथ घर में छुप जाती है। हे भगवान, प्लीज हम सबको बचा लेना, वो शेर यहाँ पर नहीं आए। अरे तुम कौन हो? हमने पहले तो तुम्हें नहीं देखा। तुम इस गांव में कैसे आई हो? तुम्हें इस गांव में आने का कोई हक नहीं है। निकलो मेरे घर से। हाँ, निकल जाओ, तुम जाओ, वरना मैं अपने लंबे हाथों से तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अरे आप सब मेरी बात सुनिए, मैं आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। किसी काम से यहाँ आई थी, पर जब आप लोगों को देखा तो दंग रह गई और शेर की बात सुनी तो आप लोगों के साथ ही आ गई। ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। मुझे किसी गांव पर कुछ रिसर्च करना था। अब इन लोगों का अनोखा रूप ही मेरा प्रोजेक्ट है और इसे करके ही जाऊंगी। जी 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 जी। इतने में राहुल अपने बड़े कान से सुन लेता है और बुढ़िया अपनी तीसरी आंखों से बिना खिड़की के देख लेती है कि शेर उन सब लोगों के घर के बाहर गुर्राह कर घूम रहा था। अरे अपनी लंबी टांग की वजह से मैं यहाँ पर ना ही खड़ा हो पा रहा और ना ही बैठ पा रहा। ऐसे झुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि शेर आ चुका है। तुम सब लोग डर क्यों रहे हो? चलो जाओ, शेर का मुकाबला करो, क्योंकि हमारे पास अनोखी शक्तियां हैं। मैं इस अपने भारी ठोस बालों से शेर पर हमला करूंगी। आप अपनी लंबी टांग से उसे बचने की कोशिश करना, और पायल, तुम अपने लंबे हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करना, और माया काकी, आप इन तीसरी आंख से उसे काबू में लाओ। और सुजाता, तेरी पूंछ कोई काम कर पाएगी या नहीं? करेगी। सब साथ में है ना हम लोग, तो होंगे हम कामयाब। गांव के सारे अनोखे लोग उस शेर के सामने चले जाते हैं। अपनी बताई प्लानिंग के अनुसार वो एक एक करके उस पर हमला करते हैं और जाल डाल देते हैं।
शेर आक्रोश में उछलता रहता है और जाल में फंसने के बाद भी वो बुढ़िया को पंजा मार देता है। आह! अरे माया, तुम ठीक तो हो ना? क्या करें, ये शेर तो काबू में ही नहीं आ रहा, पायल के पकड़ने पर भी। शालिनी खिड़की से ये सब देख रही थी। उसके दिमाग की बत्ती जलती है। हे भगवान, मैं कैसे भूल गई कि मैं एक ऐसी गोली लाई हूं कि जानवरों के खाते ही वो सो जाएगा, क्योंकि मैं तो जंगल में रिसर्च पर आई थी। सुनिए सुनिए, मुझे पता है आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये गोली किसी तरीके से उस शेर के मुंह में डाल दीजिए, वो तुरंत सो जाएगा। ये तुमने कैसी बातें कर रही हो? हमें तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। एक बार सुन तो लीजिए, ये सच में काम करेगा। उषा का मन नहीं मानता, फिर भी उस लड़की की बात पर विश्वास कर उषा उस शेर के मुंह में खोलने पर झट से वो गोली डाल देती है, जिससे वो सो जाता है और लंबी टांगों वाला आदमी उसे जंगल के अंदर छोड़ आता है। गांव के सब लोग उस लड़की से बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी, हम बहुत खुश हैं। आज हम सबकी जान तुम्हारी वजह से ही बची है। हम सबकी तो शक्तियां ही काम नहीं आ रही थी। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने कुछ खाया नहीं होगा। सुजाता, जरा इसे खाना दे दो। तभी सुजाता की पूंछ से खाने की थाली आती है। ये देख शालिनी डर जाती है। पूंछ थाली लाई? आप लोग बुरा मत मानना, आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग सच में कोई जादूगर हो जो ऐसे दिखते हो, या कोई और बात है? क्योंकि मैंने आज से पहले किसी को इतना अनोखा नहीं देखा। बेटा, हमारा अनोखा होना हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि ये पूरा गांव एक श्रापित से ग्रस्त है। बात ये है कि कुछ 1.5-2 साल पहले यहाँ एक ऋषि मुनि अपना वेश बदल कर गांव में आए, एक भिखारी के रूप में। वो भिखारी लंगड़ा भी था, कोढ़ भी, और एक आंख से अंधा भी। वो चुपचाप गांव के एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था और हम सब लोग उसे देखकर घिन करते थे, इसलिए बारी बारी से उसे हटाने आते थे। अरे तुम कितने मनहूस और अजीब हो। तुम्हारी पीठ, एक पैर से लंगड़े हो और एक आंख से दिखाई नहीं देता। इतना अजीब से दिखने वाले इंसान को हम गांव में नहीं रहने दे सकते। चलो जाओ, यहाँ से जाओ, तुमसे बहुत बुरा असर हो रहा है। तुम लोगों ने मुझे कई दिनों से यही सब सुनाया है। मैं भी इंसान हूँ। तुम लोग मुझे ऐसा कह रहे हो, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। वो भिखारी जल्द ही एक ऋषि मुनि बन जाता है और अपने कमंडल से थोड़ा पानी लेता है। ओम हीम क्लीम, जैसे तुम लोगों ने मेरे शरीर का मजाक उड़ाया, वैसे ही मैं पूरे गांव को श्रापित करता हूँ कि तुम भी अजीब से दिखने वाले लगोगे। कोई तुम्हारे गांव में नहीं आएगा। गांव का कल्याण कभी नहीं होगा। किसी के हाथ पैर लंबे होंगे तो किसी का मुंह, किसी की पूंछ। ये कहते ही वो ऋषि उन लोगों पर और गांव की जमीन पर पानी छिड़क देता है, जिससे सारे लोग उसी वक्त अजीबोगरीब दिखने लगते हैं। सब लोग ऋषि से बहुत माफी मांगते हैं, लेकिन वो अपनी तपस्या करने एक गहरी गुफा में चला जाता है। बेटी, हमने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो अपनी तपस्या में चले गए। कहीं उन्हें दोबारा क्रोध न आ जाए, इसलिए गए नहीं। उनके दिए ये श्राप से हम कभी खुश रहते हैं तो कभी दुखी। इस वजह से गांव में पैसों की कमी हो गई। कोई हमारे गांव में कोई नहीं आता यहाँ का काम करवाने। न खेती बाड़ी होती, न कोई अनाज खरीदता। यहाँ की आर्थिक स्थिति ही बर्बाद हो गई है। क्या यहाँ इतना सब कुछ हो गया? आपने बुरा किया है। आप एक बार माफी मांगना। मैं आपके पूरे गांव को श्राप से मुक्त कराना चाहती हूँ। मुझे उन ऋषि मुनि की गुफा का पता बताइए। वो पता मिलते ही शालिनी उस गुफा को ढूंढने में लग जाती है। करीबन 2 दिन में वो ऋषि मुनि के सामने होती है। प्रणाम ऋषि मुनि जी, मैं आपसे किसी जरूरी तथ्य पर बात करने आई हूँ। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तभी ऋषि मुनि अपनी आंखें खोलते हैं। बोलो। ऋषि मुनि जी, मैं अनोखे गांव की तरफ से आई हूँ, जहाँ आपके श्राप से पूरा गांव श्रापित है। मैं जानती हूँ मुझे इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो गांव वाले सच में मासूम है। वहाँ बच्चा तक इस श्राप से ग्रस्त है। वो अपने इस अनोखे रूप की वजह से अपना जीवन सही से नहीं जी पा रहे हैं और उन्हें अपनी गलती का भी पछतावा है।
पूरे गांव में जमीन बंजर हो गई है, कोई विकास नहीं है। कृपा करके आप अब उन्हें श्राप से मुक्त कर दीजिए। पर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? गलती बड़े लोगों की थी और अब छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं। नई पीढ़ी भी ऐसे ही ग्रस्त रहेगी, वहाँ कभी विकास नहीं हो पाएगा। उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। मैं उन लोगों की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ, उन्हें श्राप मुक्त कर दीजिए। गहराई से सोचने के बाद ऋषि शालिनी की बात मान जाता है और वो गांव में आकर एक ऐसी जड़ी बूटी बड़े से पतीले में पकाता है जिसे पीने के लिए गांव के सारे लोग लाइन में लगे थे। इस जादुई काढ़े को सब पी लेना, बच्चे बूढ़े सब। ये पूरा गांव श्राप मुक्त हो जाएगा। तुम लोगों को अपनी गलती का आभास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब किसी के लिए भी कुछ अपशब्द मत कहना। वो पीकर सभी गांव वाले लोग ठीक हो जाते हैं। ऋषि मुनि भी वहां से जाकर वापस गुफा में तपस्या करने लगते हैं। गांव के लोग शालिनी का बहुत धन्यवाद करते हैं, उसे अपने घर में रखकर अच्छे से खिलाते पिलाते हैं और फिर वहां से बाहर आकर शालिनी अपने प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करती है। अनोखे लोगों की दुनिया के बारे में भी किताब छापती है, जिसे लिखकर वो फेमस हो जाती है। तो ऐसे पहुंची थी मैं उस अनोखे गांव में। आई होप सो आपको मेरी ये कहानी और करनी पसंद आई होगी। सच में मैडम, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। आपने कितने सारे लोगों का जीवन सुधार दिया और अब वो गांव भी हरा भरा हो गया है। इस तरह शालिनी अनोखे लोगों की वजह से मशहूर लेखक बन जाती है।